स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से चैप्टर 2 का पार्ट 7 लाई हूँ बीएसटी में। अगर आपने मेरे चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो चैप्टर 2 की बाकी जो पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसकी मीनिंग: ए पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल ना भी हो तब भी ठीक है, लेकिन रिटन ज़्यादातर ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक प्रूफ हमारे पास होता है कि हाँ, हम कोई भी प्रॉब्लम आने पर हाँ हम उसे दिखा सकते हैं। It refers to an agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership. पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि पार्टनरशिप को गवर्न करता है, उसके टर्म्स और कंडीशंस को बताता है। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन से होते हैं? It includes the following content are: first, name and address of the firm। नाम और पता भी होना चाहिए फर्म का। सेकेंड, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का भी नाम और पता होना चाहिए उसमें। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन भी होना चाहिए कि हाँ कितने टाइम तक पार्टनरशिप है। फोर्थ, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस। नेचर और स्कोप भी पता होना चाहिए। 5, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, मतलब कि ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाएगी पार्टनर्स को। 6, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये भी रेशियो होना ज़रूरी है जिससे कि प्रॉफिट और लॉस बांट सके पार्टनर्स को। 7th, कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि कौन से पार्टनर की कितना कमीशन है और कितनी सैलरी है। 8, लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स, और इसमें यह भी मेंशन होना चाहिए कि किसको लोन दिया और पार्टनर्स ने किससे लोन लिया, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। 9th, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट, और उसमें ड्राइंग्स और इंटरेस्ट भी मेंशन होना ज़रूरी है। 10th, राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि कौन से पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या लायबिलिटीज़ है उसकी। 11th, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। उसमें यह भी मेंशन होना चाहिए कि कब किस पार्टनर ने पार्टनरशिप में इंटर किया है, एडमिशन लिया है, और कब वो रिटायर हो गया है, मतलब कि पार्टनरशिप से चला गया। 13th, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब उसमें यह भी मेंशन होना चाहिए कि कितनी गुडविल है, मतलब कि कौन सा पार्टनर कितनी गुडविल लाता है, कितना गुडविल का शेयर होगा, ये भी मेंशन होना ज़रूरी है। 14th, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि ये भी मेंशन होना चाहिए अगर आपकी पार्टनरशिप नहीं चली और वो डिज़ोल्व हो गई, ख़त्म हो गई है, तो वो कब ख़त्म हुई, क्या किस ईयर में, ये सब भी मेंशन होना ज़रूरी है। किसमें? पार्टनरशिप डीड में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक फैमिली का ही बिजनेस है, जुड़ा, मतलब कि बड़ी फैमिली का बिजनेस है, जॉइंट फैमिली। मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली: इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स whose ancestor is the same। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है पर्सन्स का जिसके एंसेस्टर सेम हो। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, पुराने, उनके जो भी उनसे बड़े, वो
एक हो, जैसे कि आपके मम्मी, आपके जो बाबा और दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो उनके तुम्हारे मदर एंड फादर के एंसेस्टर वो थे, और जो आप लोग हैं, आप लोगों के एंसेस्टर आपके मदर फादर, ग्रैंड मदर फादर ये हैं, मतलब कि सेम होने चाहिए एंसेस्टर्स। अंडर इट द अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसके अंदर अनमैरिड डॉटर्स और वाइफ्स भी इंक्लूड की जाती है। The organization of the joint Hindu joint family is based on the following two facts. अब इसमें भी टू फैक्ट्स हैं। कॉपर्सनरी, कॉपर्सनरी इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि एक कॉमन ओनरशिप एंसेस्टर प्रॉपर्टी, मतलब कि जो पूर्वजों की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ कॉमन हिस्सा जिसके आप मालिक हो, ये होता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। एंड नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं। अकॉर्डिंग टू इट एन इंडिविजुअल गेट्स अ राइट इन द ancestral property immediately after the birth। इससे कोई भी व्यक्ति, उसे राइट मिल जाता है एंसेस्टरल प्रॉपर्टी में तुरंत जब वो बर्थ लेता है, जब वो पैदा होता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड कॉपर्सनर। उस पर्सन को क्या कहते हैं? कॉपर्सनर। सेकेंड, कॉमन प्रॉपर्टी। According to law, a Hindu joint family gets recognized as undivided Hindu family only when the family possesses a property that is used for the welfare of all the members of family। ये लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें हिंदू जॉइंट फैमिली उसे रिकॉग्नाइज किया था, मतलब कि उसे अनडिवाइडेड रखा जाता है। जो भी बिजनेस होता है उसे डिवाइड नहीं करते हैं, और उसी बिजनेस के द्वारा जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, उनका वेलफेयर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ के स्कूल्स कौन कौन से? फर्स्ट, मिताक्षरा। दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ये कम्युनिटी पॉपुलर कौन कौन इंडिया के जितने भी कंट्री है सब में पॉपुलर है, सिर्फ आसाम, बंगाल और कुछ हिस्से उड़ीसा के, यहाँ पर ये फॉलो नहीं होती है। इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट a son is born, he gets all the equal rights along with his father in the ancestral property। इस वक्त जब कोई सन बर्थ लेता है फैमिली में, उसे इक्वल राइट्स दिया जाता है अपने फादर की तरह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर। सेकेंड, दया भाग। दिस कम्युनिटी prevails only in Assam, Bengal and some other parts of Orissa। ये जो कम्युनिटी है ये पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ आसाम, बंगाल और कुछ हिस्से उड़ीसा, यहाँ पर ये कम्युनिटी होती है। अंडर इट अ सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ। इसमें जो सन होता है उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, जब उसकी बर्थ होती है तब नहीं मिलता है। अ सन गेट अ राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। जो सन है उसे राइट तभी मिलता है जब उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसका टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज हमने जॉइंट हिंदू फैमिली की मीनिंग और स्कूल ऑफ हिंदू लॉ ये सब पढ़ाया। कल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग,
लिमिटेशंस, फीचर्स और मेरिट्स, ये सब पढ़ाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो कीप लर्निंग ऑन डेली बेसिस। ओके, बाय बाय।